चाहिए। को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कल समापन अध्याय के तहत 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और यहीं से आम चुनाव के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यह अंतिम चरण, 7वां चरण। अब पूर्वांचल की लड़ाई, और वो लड़ाई इस चुनाव की अंतिम लड़ाई है, अंतिम चरण है। वहीं प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, वहीं योगी आदित्यनाथ का विशेष प्रभाव क्षेत्र है, अपना गोरख पीठ है, वहीं गोरखनाथ मंदिर है। वहीं समाजवादियों को लगता है कि हमारे लिए भी संभावनाएं हैं, और 19 का जनादेश सामने रखें तो इसी पूर्वांचल में मायावती के हाथी को भी कुछ मिला था ठीक ठाक। तो इस बार स्थिति क्या बनेगी? 6 चरणों का उत्तर प्रदेश का चुनाव अब 7वें और अंतिम चरण में। 6 चरणों में जिसकी हवा रही, क्या उसी की हवा 7वें चरण में रहेगी, या पूर्वांचल में कुछ उलटफेर होगा? ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, इनका कोई कौतुक चलेगा कि नहीं चलेगा, करिश्मा चलेगा कि नहीं चलेगा? दारा सिंह चौहान जैसे नेता, जिनको घोसी उपचुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया, उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल किया, योगी मंत्रिमंडल में, उनका कोई चमत्कार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समाजवादी पार्टी ने घोसी में असेंबली बाई इलेक्शन को जीतकर एक संदेश दिया था, और उसी संदेश के आधार पर सपा अब तक दावा कर रही है कि पूरा पूर्वांचल हमारा है। अकेले घोसी विधानसभा क्षेत्र जीतने के बाद सपा ने नारा बुलंद कर दिया था कि भाई पूरा पूर्वांचल हमारा, अब कोई नहीं। क्या समाजवादी पार्टी उस बढ़त को बनाए रख पाएगी? क्योंकि घोसी बाई इलेक्शन टर्निंग पॉइंट था। वहां कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत ने दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों के लिए संकट पैदा कर दिया था, और उसके बाद दोनों लंबे प्रतीक्षा काल में चले गए, प्रतीक्षा सूची में डाल दिए गए। फिर कहीं जाके जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल देहरी पर आ गया, तब मंत्रिमंडल में दोनों को शामिल किया गया उत्तर प्रदेश में। तो वो उनका करिश्मा चलेगा कि नहीं चलेगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। ये भी बड़ा सवाल है कि ये पहला, संभवतः कई 3-4 दशकों में ये पहला चुनाव है पूर्वांचल में जिसमें बड़े माफिया नहीं है जुड़ा, जो उनका जुड़ाव नहीं है। ये पहला चुनाव है 4 दशकों में जिसमें मुख्तार अंसारी का आतंक नहीं है, मुख्तार अंसारी नहीं है। अन्यथा पूर्वांचल में चुनाव पर मुख्तार अंसारी की छाया रहती ही थी। हालांकि ठीक है कि गाजीपुर से उनके मुख्तार का भाई अफजाल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्तार नहीं है, और मुख्तार के न होने का प्रभाव अफजाल अंसारी के चुनाव प्रचार में दिख भी रहा है। उनको भी समझ आ रहा है कि अब वो वाली बात नहीं रही। मुख्तार के आतंक से अफजाल और मुख्तार के बेटे और परिवार के अन्य लोगों की राजनीति को एक बढ़त मिलती थी,
आतंक के चलते। वो आतंक समाप्त हो गया। तो पूर्वांचल में गोली बंदूक बम से भी मुक्त है इस बार का ये चुनाव। ये भी एक बड़ी परिघटना है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की पूर्वांचल के इस महासमर पर। 13 सीटों का दंगल, 13 का दंगल। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव अब आखिरी चरण की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी 1 जून को 7वें चरण की 13 सीटों पर मतदान है, जहां पीएम मोदी, अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे, अफजाल अंसारी सरीखे दिग्गजों का इम्तिहान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने लोकसभा चुनाव प्रारंभ होते ही मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, ये देश को एक स्लोगन दिया। यह देश के आम जन का मंत्र बन गया और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आखिरी चरण की इन 13 सीटों पर बीजेपी के लिए प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी 13 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार बीजेपी 13 में से 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण में 5 सीटें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की हैं, तो 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई हैं। वहीं वाराणसी पर बीजेपी का प्लान बम्पर वोटों की जीत वाला रिकॉर्ड बनाने का है। क्षेत्र बहुत ऐतिहासिक रहा। जो क्षेत्र बचा था तो जनता को नहीं लगे कि हमारे यहाँ नहीं आए, तो उधर भी हम लोग कोई कोना, कोई चप्पा छोड़ना नहीं चाहते। और चलो, हम लोग कोई कोना, कोई चप्पा छोड़ना नहीं चाहते और यही बताना है कि देवतुल जनता पिछली बार 7.5 लाख वोट दी, इस बार 10 लाख वोट की उम्मीद है। वही गुहार, वही निवेदन कि एक ऐतिहासिक जीत हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता को जिताएं। 2019 के मुकाबले 2024 की इस बिसात पर बीजेपी के सहयोगी दलों की बड़ी परीक्षा है। इस रण में अपना दल 2 और राजभर की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर में कठिन परीक्षा है, तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी के घमासान में फंसे हैं। वहीं 13 सीटों पर अकेले रण रही बसपा भी यहाँ खेल बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के लिए भी यहाँ करो या मरो जैसे हालात हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा 9 सीट और कांग्रेस 4 सीट पर चुनावी रण में है। इस चरण में कांग्रेस को जहां खुद को साबित करने की चुनौती है, तो वहीं सपा के सामने गाजीपुर, घोसी, बलिया में बड़ी कसौटी है। सपा के पीडीए का असली इम्तिहान भी इसी रण में है। मैं जनता से अपील करूंगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए, जीवन में खुशहाली और तरक्की के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। जो 10 साल लोगों ने देखे हैं उसमें 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार हुआ है, नौकरी छीनी है। बीजेपी ने नौकरी न देने का रिकॉर्ड बनाया है। बहरहाल पूर्वांचल के इस विसात पर जातियों का भी जमघट है। कुर्मी, निषाद, राजभर, चौहान, दलित, यादव, मुसलमान वोटों का भी घमासान है। ऐसे में सवाल यही है कि इस आखिरी रण में किसके मजबूत हैं समीकरण। पूर्वांचल में कौन फहराएगा जीत की पताका। कौन फहराएगा जीत की पताका। मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले एक छोटा सा अवकाश विज्ञापन का है। विज्ञापन देख लीजिए, फिर तुरंत आते हैं, मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत जी का स्वागत है। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी जी, सुभपा के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी का स्वागत है। नवेद शिकोह जी, राजनीतिक विश्लेषक। नवेद जी का बहुत स्वागत। नवेद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक पार्टियों के मित्रों के पास चलूंगा। अंतिम चरण 13 सीटें एक बात, और दूसरा ओवरऑल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन। कौन कहां खड़ा दिख रहा है आपको? नवेद शिकोह जी। जी, ये अंतिम चरण है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चुनाव, इस चुनाव में प्रधानमंत्री प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की मार्जिन क्या होगी, क्या बढ़ेगी या घटेगी या उतनी रहेगी, ये महत्वपूर्ण बात होगी। इससे उनकी हैसियत, उनकी पॉलिटिकल रसूख पता चलेगा कि जितने अंतर से वो जीते थे उससे अधिक होता है या कम होता है या वहीं पर अटका हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इसलिए रोचक प्रधानमंत्री के वाराणसी सीट इसलिए नहीं होती है क्योंकि विपक्ष किसी राष्ट्रीय नेता को कभी इनके मुकाबले में नहीं खड़ा करता है। ये भी बड़ी दिलचस्प और बड़ी अजीबोगरीब बात है। एक राज्य के किसी नेता को खड़ा किया गया है उनके सामने। बेहतर होता कि कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय लेवल का प्रत्याशी होता। खैर, वो अलग बात है। लेकिन इसका महत्व यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कई विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं कि जाति की तरफ चुनाव चला गया है। अगर ये बात सच है तो ये शक्ति प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी भी जाति के सारी गोटे शुरू से बिछाए हैं, विपक्ष ने भी बिछा दिए। अब देखना यह है कि जाति किसके साथ में है। क्या वो नरेंद्र मोदी की सरकार से जाति अलग अलग पिछड़े और दलित उनसे खुश था या नाखुश होता है? कई सीटों पर ये बात पता चल जाएगी। जैसी बात आपने कही राजभर जी का की ताकत बची हुई है या घोसी के साथ सच में कमजोर हो गई है, ये बात पता चल जाएगी। ये भी बात पता चल जाएगी कि बसपा वाकई में बिल्कुल खत्म हो गई है या उसका अपना कहीं ना कहीं उपस्थिति नजर आती है। अगर उपस्थिति नजर आती है तो वो क्या गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने जा रही है या भारतीय जनता पार्टी का दलित वोट खींचने जा रही है या अपना वोट वो भाजपा में ट्रांसफर करने जा रही है या बसपा का वोट कट के इंडिया गठबंधन में चला जाएगा। ये सारे टेस्ट हैं इस चुनाव के। और इस चुनाव के बाद में ये बात, जो बात मैं आपने कही कि ये बात चर्चा शुरू हो जाएगी कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्या सचमुच ये बात तो बिल्कुल तय है कि सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी होगी। इस वक्त कम से कम ये बात तो कही जा सकती है, ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है या एनडीए जीतने जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर 400 पार की बात करने वाली क्या 303 लाएगी या 272 के पीछे ही भागती रहेगी। ये बहुत सारी चर्चाएं अब गर्म हो जाएंगी कल के बाद। और एक चीज और शुरू हो जाएगी कल के नतीजों के बाद कि कौन किसी दुश्मन को अपने साथ लाने की कोशिश करता है, किसी दोस्त से कोई भाग के कहीं और जाने की कोशिश करता है। जोड़ तोड़ का माहौल तो फिलहाल नहीं है, लेकिन संभावना इस बात की भी है कि बगले झांकने का भी समय आ गया है। इस चरण के बाद ये माहौल भी शुरू हो जाएगा।
अशोक यादव जी के पास चलो कि दो बातें मुझे लगता है कहना जरूरी है। एक तो मुझे भारत की जनता के विवेक पर ये भरोसा है कि पिछले दो लोकसभा चुनावों से जैसे उसने स्पष्ट जनादेश दिया है, इस बार भी जनादेश स्पष्ट ही होगा। किसके पक्ष में होगा, किसके विपक्ष में होगा, ये विषय 4 तारीख के लिए छोड़ता हूं। इस विषय पर टिप्पणी करना मैं अनैतिक भी मानता हूं अपने लिए। नेता लोग करें, उनकी बात ठीक है, मैं नहीं करूं। लेकिन इतना मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुमत स्पष्ट होगा, वो घोर माठा नहीं होगा ना कि कल्लू को बुलाओ और पप्पू के लिए गाड़ी भेजो और मुन्ना कहां है उन्हें भी बुलाओ। वैसी स्थिति अब नहीं आएगी। वो दौर बीत गया, भारत में लंबा चल गया, 30-35 साल चला वो दौर। अब स्पष्ट बहुमत की सरकार रहेगी, जान लीजिए। और दूसरी बात जो नावेद ने कही कि मायावती किसको नुकसान पहुंचा रही, ये देखना होगा। मेरा एनालिसिस ये कहता है ये देखने वाली बात नहीं बची। अब मायावती जी का 29% वोट घटते घटते जो 13 रह गया, जो बाकी कटा उसमें से वो भाजपा में ही गया। भाई इसमें कोई दुविधा है क्या समझने में? वो वोट भाजपा में ही गया जो मायावती जी से छिटका है। और मायावती जी ने अगर कहीं कोई नुकसान पहुंचाया है तो समाजवादी पार्टी को पहुंचाया। ये हमने कह रहे, समाजवादी पार्टी लिखित में कह रही, नावेद बाबू लिखित में कह रही, क्या मोहर मार के। तो इसलिए मुझे लगता है मायावती के कैंडिडेट इन 13 सीटों पर जहां भी लड़ेंगे ताकत से, वो समाजवादी पार्टी के लिए उस संकट उतना ही गहरा करेंगे। अब वो कितनी ताकत से लड़ रहे हैं ये समाजवादी पार्टी देख ले, उसी के क्वांटम में उसके लिए समस्या पैदा होगी उस इलाके में। अशोक यादव जी, आपके लिए भी पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जो एक बूस्ट मिला था या जो कहें एक पॉलिटिकल नैरेटिव मिला था वो घोसी बाई इलेक्शन से मिला था। ये वही इलाका है नहीं? फिर घोसी बाई इलेक्शन हालांकि वो छोटा था, विधानसभा का था, लेकिन आपने उसको राष्ट्रीय चुनाव बताया और फिर आपने कहा सब हारे, मुख्यमंत्री हारे, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हारे, पूरी सरकार हारी, दारा सिंह हारे, राजभर हारे, अनुप्रिया हारी, संजीव निषाद हारे। आपने कहा सब हार गए, केवल हम जीते। वो घोसी है नहीं? अब उसी इलाके के इर्द गिर्द 13 सीटों पर चुनाव है। मामला गंभीर है, संगीन है, कैसा है अशोक भाई? देखिए, पहले बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं अमिताभ जी कि जो घोसी उपचुनाव जो आपने कहा कि दलित वोटर भाजपा में गया है, तो घोसी उपचुनाव में चूंकि बहन जी का कोई प्रत्याशी नहीं था, तो अगर उनका वोटर भाजपा में गया होता, दारा सिंह चौहान जी के साथ गया होता, तो सीट हारते नहीं। तो ये स्पष्ट है कि जो दलित वोटर जहां भी उसको कोई अल्टरनेटिव उसके बीएसपी का नहीं मिला है, वो सपा की तरफ गया, इंडिया गठबंधन की तरफ गया। दूसरी बात आपने कहा पूर्वांचल के बारे में कि ये आखिरी चरण का मामला है। देखिए 6 चरण हो गए, और जैसे टीवी सीरियल में दिखाता है कि हर सीरियल में जो क्लाइमेक्स तो नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पे हर सीरियल में मोदी ने क्लाइमेक्स दिखाया। और जो एम फैक्टर उन्होंने शुरू किया डे 1 से, वो एम फैक्टर आज शाम तक भी उनका चल रहा है। मीडिया अटेंशन, लोग मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन मीडिया अटेंशन उनका चल रहा है। और इसी से जो अपना वो सोच रहे हैं कि अब तो हम घबराहट में क्या करें। अभी तक उन्होंने अपनी कोई भी ऐसी भाषा उन्होंने नहीं छोड़ी कि जिसमें प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को गर्त में डालने का कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। मुजरा तक सबका इस्तेमाल किया, क्या क्या इस्तेमाल किया, खैर वो अलग बात है। लेकिन इन्हीं उनके भाव भंगिमा से, उनके बॉडी लैंग्वेज से और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से अमिताभ जी, देश की जनता को, विपक्ष को इस बात का एहसास है कि ये घबराहट में बोले गए शब्द मोदी जी के हताशा और हार का प्रतीक हैं। और इसी वजह से वो आखिरी जो उनका था, आखिरी जो तमाशेबाज राजा की कहानी का जो आखिरी पार्ट था, वो मेडिटेशन या मीडिया अटेंशन के रूप में आज शाम से शुरू होने वाला है। तो इससे देश की जनता, आपने कहा ना कि अब सीधे आर पार की लड़ाई है। अब वो नहीं मुन्ना गुड्डू पप्पू नहीं बुलाया जाता, तो बात आपकी मैं मान रहा हूं। लेकिन आज देश की जनता ये चाह रही है कि 76 साल के मोदी जी, 74 साल के माननीय मोदी जी हैं, उनको परमानेंट अब मेडिटेशन की जरूरत है। परमानेंट उनको जो हम लोगों को जो गृहस्थ आश्रम में जो बताया जाता था, हम लोग टीवी सीरियल में देखते थे कि एक उम्र के चौथे पड़ाव पे
व्यक्ति को इसी तरह से वान प्रस्थान का एक होता है। तो मोदी जी को जनता भी चाह रही कि वान प्रस्थान की तरफ अग्रसर हो, मार्गदर्शक मंडल में जाए और देश की सत्ता को इंडिया गठबंधन के हवाले करें। तो जो मोदी जी चाह रहे हैं वही देश की जनता विचार। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। मैं प्रशांत पटेल जी के पास चलूं, लेकिन दो टिप्पणियां। एक तो मोदी जी सत्ता आपके हवाले नहीं कर सकते। जनता आपको इस लायक मानेगी तो सत्ता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, नहीं तो फिर इंतजार करिए। 10 साल हुए, फिर 5 साल और इंतजार करना होगा। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, आपको ध्यान से समस्या क्या है? कन्याकुमारी ध्यान लगाने जाते वो ज्यादा बेहतर है कि बैंकॉक में और थाईलैंड में और पटाया में मालिश कराते? वो ज्यादा बेहतर है। क्या समस्या क्या है भाई? ध्यान से समस्या है क्या? ये रेस्ट करने पटाया जाए आदमी वही ठीक है? ये चाहते हो क्या कि जो वह बैंकॉक में मालिश कराए मसाज वही आदमी ठीक है? ध्यान करने में आपको क्या समस्या? आप भी करो, आप कीर्तन करो, भागवत करो, नृत्य करो, आपकी समझ में आए सो आप करो। क्या समस्या क्या? इसमें कोई रोक टोक है क्या? कानूनन कोई प्रतिबंध है क्या मित्र? मैं समझ ही नहीं पा रहा। मैं तो कह रहा हूं अखिलेश जी को भी करना चाहिए, बहन जी को भी बुलाओ, उनको भी करना चाहिए, सोनिया जी, खड़गे जी, सब लोग करो। खड़गे जी भी स्वस्थ रहे। क्या समस्या क्या है? जहां आपको मन करे वहां आप चले जाओ। आपके पास खुले पैसे नहीं है क्या? क्या आपको ऑटो करना है? गजब तमाशा है यार। आपको यूपी रोडवेज की बस से जाना है कहीं क्या? ये जनरल डिब्बे में आप सब पान खाने जाते हो तो अपने जहाज से जाते हो। बोले पप्पू निकाल जहाज, पान खा के आते हैं। क्या समस्या है आपको? आप लोगों ने अपना नुकसान इसी चिंतन धारा के तहत किया। मित्र लिख लो मेरी बात अशोक बाबू, अब बहुत दिन देर तो बचा नहीं 4 तारीख में। आपको ध्यान से समस्या, कन्याकुमारी के मंदिर से समस्या, विवेकानंद के स्मारक से समस्या। किससे समस्या भाई? आप सफाई में ध्यान लगाओ यार, कोई रोक रहा है? आप सफाई में बैठ जाओ एक टेंट लगा के कि तो हम भी ध्यान करेंगे, टीवी वाले वहां भी जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। ये तरीका ठीक नहीं। भारत में आदमी ध्यान करे तो अच्छा ही आज के दौर में भैया, वरना लोग तो कहां चले जाते हैं। वो कौन? थाईलैंड, वहां नाना प्रकार की नाना विधियों की मसाज कराते। तो उससे तो अच्छा है कि भारतीय संस्कृति जीवित है, नई पीढ़ी के लोग भी जान रहे हैं कि ध्यान ठीक है। क्या समस्या? खैर प्रशांत पटेल जी, आखिरी चरण, आखिरी रण, इसी में आपके जो ओबीसी चेहरे हैं पार्टनर, तीन पार्टनर हैं इस जमीन पर और तीनों ओबीसी चेहरे हैं, अनुप्रिया राजभर और संजय निषाद। वो उनका भी इम्तिहान हो जाएगा। एक बात जो नावेद जी ने कही वो भी है कि प्रधानमंत्री के विजय का अंतर कितना रहता है, वो भी एक मसला है। और मुख्तार के बाद ये पहला चुनाव है पूरब में। पूरब में जहां चुनाव हो रहा वहां मुख्तार भी एक फैक्टर था, ये बात माननी होगी। कम से कम 3 दशकों से एक फैक्टर था। और जो लोग नहीं मानते, मैं मानता हूं उनको जमीन की समझ अभी कम है। 14 में अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्तार लड़ा था चुनाव, वोट आए थे उसको अच्छे, आतंक से आए लेकिन आए। मुख्तार की अनुपस्थिति में चुनाव हो रहा है पहला। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? आपकी पार्टी की संभावनाएं कितनी हैं? और जो अशोक जी दावा कर रहे हैं कि ना अब तो वानप्रस्थ का टाइम आ गया इनका, क्या लग रहा है? जी अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। विपक्ष से यही कहना चाहेंगे कि जो जिस बात पर आज वो स्टैंड कर रहे हैं, 4 तारीख को अगर हम बैठे हैं डिबेट में, उसके 4 दिन में बैठे हैं, तो फिर उसी बात पे स्टैंड करेंगे। भाई उनका अगर कॉन्फिडेंस है कि उनका अलायंस जीत रहा है तो उसको करें। कि ये ना कहें कि जब रिजल्ट आ गया तो हायर ईवीएम हाइड कर लिया या इलेक्शन कमीशन ने कर लिया। अगर उनको कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है। भाई आपको जब तक मोदी जी स्पीच दे रहे थे, बोल रहे थे, कह रहे क्यों बोल रहे हैं,
अब जब वो 48 घंटे के लिए अगर ध्यान पे चले गए तो कह रहे हैं कि ध्यान क्यों चले गए? तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप सरकार बना रहे हैं, आपने तो कहा कि हम 5 स्टैंड के बाद ही हमारी 272 प्लस हमारा मेजोरिटी आ गई है, तो इसमें तो कोई आवश्यकता है नहीं। मोदी जी अगर ध्यान जा भी जाए या अगर उनके ध्यान में जाने से, मीडिया में प्रसारण होने से अगर वोट प्रभावित होता है तो आपको क्या लेने देना? आपको तो कहना है कि हमारे 5 स्टैंड के बाद ही हमारी 272 सीटें आ गई थी, तो अब जितनी भी आएंगी तो आपके प्लस होंगी, तो आपको इससे चिंतित होने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, भाई जिन लोगों को ध्यान पे सवाल है, कम से मोदी जी कहीं पर भी जाते हैं तो कम से कम देश के नागरिकों को पता होता है कि मोदी जी कहाँ गए हैं, कोई इनका सीक्रेट नहीं रहता विदेश दौरे। यहाँ पे ध्यान में भी जा रहे हैं, मीडिया की नजर में भी रहते हैं। हमारे कुछ ऐसे नेता, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं कि 2-2, 4-4 दिन गायब हो जाते हैं। इस पीजी को नहीं पता होता, उनके चुनाव के नेताओं को नहीं पता होता, टीवी पे बैठे प्रवक्ताओं को नहीं पता होता कि पटाया गए हैं, कि थाईलैंड गए हैं, कि इटली में नानी क्या गए हैं। ये देखिए देश का दुर्भाग्य है। अखिलेश जी लंदन जाते हैं तो छुप के जाते हैं, बोलते हैं कि हम बेटी से मिलने जा रहे हैं, हालांकि उनका वहां पे घर है। भाई अगर आप जाते हैं तो उसको कोई छिपाने वाली बात है, बताइए। हम तो हमारे तो मोदी जी बता रहे हैं, कैमरे के सामने आ रहे हैं, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री आज सारे यूट्यूब चैनल की, मीडिया चैनल की टीआरपी मोदी जी के बाद के नाम से आती है। आप चाहे मोदी जी का विरोध करिए, चाहे पक्ष लीजिए, आज राजनीति देश की राजनीति के केंद्र बिंदु है मोदी जी है, उसमें क्यों आप विचार रहे हैं? और दूसरी बात मुजरा की, अखिलेश जी तो अभी अपने स्टेजेस पे हम लोग देख रहे थे, छोटे छोटे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उनका ड्राफ्ट करवाते हैं। एक शंकर जी के सामने भी मैंने देख रहा था, रैली में ड्राफ्ट करवा रहे थे, और तेजस्वी यादव की रैली में महिलाओं का डांस हो रहा था। तो अगर उस चीज को हम बोल दे रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव जी लौंडा डांस के शौकीन थे, उनके भी कई सारे फोटो का वीडियो छोटे जो लड़कों का डांस होता है वो करवाते थे। तो हम अगर मुजरा शब्द उससे कहने क्या कोई आपत्तिजनक है क्या? देश में दूसरा होता है, महिलाओं का डांस होता है, महिलाओं का डांस होता है, तो कोई असंवैधानिक है। आप लोग तो अपने स्टेज पे करवाते हो कैमरा के सामने और मीडिया के सामने, तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, वैसे ये बात ठीक भी है प्रशांत पटेल की कि लोग लौंडा डांस बोलते तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मुजरा तब भी ठीक है, उर्दू है, अदब है उसमें, नवेद नहीं। मुजरा में एक अदब है, एक तहजीब है, लखनवी टच है। लौंडा डांस बोलते तो वो बहुत, हालांकि होता तो वो भी है, ठीक कह रहे मुलायम सिंह जी उसके पसंद करते थे उसको, ऐसे कई दृश्य हैं। लालू जी भी पसंद करते हैं लौंडा डांस। क्या वो कुर्सी बैठते, सामने मेज रखते, मेज के ऊपर पैर रख के फिर देखते हैं, इत्मीनान कहते हैं हाय और नाचो। तो अब उसको वो ओरिजिनल ना कह के इन्होंने अच्छी कह दी, तो अच्छी बात है, इसमें क्यों नाराज हो अशोक भाई आप? नहीं, मुजरा कहना तो अच्छी बात है, नफासत तो है। लौंडा डांस बोलते कितना तीखा लगता, गंदा लगता। ठीक है, मुजरा चलने दो, डोंट वरी। अब उसको शास्त्रीय संगीत तो नहीं कहेंगे, शास्त्रीय नृत्य ऐसा तो कह नहीं सकते। जो डांस होता है वहां छोटे छोटे लड़के नाचते हैं स्त्री बन के, वो जो कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, उनको शास्त्रीय संगीत तो नहीं कह सकते। तो मुजरा ठीक है, चलने दो, उसमें नाराज ना हो। राघवेंद्र जी, अभी तक आपकी पार्टी के लिए भाषण का समय था क्या? अपना दांव पे कुछ नहीं, यहां जाओ वहां जाओ, भाषण दो, ताल ठोको, चले आओ। क्या अब है इम्तिहान का समय? नहीं, खुद भी जीतो और भाजपा की जीत भी सुनिश्चित कराइए। क्योंकि देखिए भाजपा वाले एक मामले में देश के हर दल से ज्यादा चौकन्ने हैं। क्या ये इस बात का पूरा हिसाब रखते हैं कि जो आया पार्टी में या गठबंधन में, उसने जो वादा किया था वो किया पूरा कि नहीं किया? क्या पूरा किया तो बल्ले बल्ले, नहीं किया तो फिर ये उसको उसी के हिसाब से पुनर्मुष्को भव की स्थिति में लाख खड़ा कर देते हैं, चाहे पार्टी में हो और चाहे गठबंधन में हो। राघवेंद्र जी। अमिताभ जी, जैसा कि मुझे पता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आप बहुत अच्छे मित्र हैं, और मेरे जैसे आप भी जानते हैं उनके बारे में। हम लोग जहां रहते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की चुनाव 2022 की रही हो, उनके गठबंधन में रहे, या 2017 में भाजपा में रहे, या 2024 में जो लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, अमित शाह जी और योगी जी ने कंधे पर दिया है, उसको बखूबी हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। चाहे पश्चिम का चुनाव हो, चाहे आज पूर्वांचल का चुनाव हो, गाजीपुर से गाजियाबाद तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रचार किया है। और मैं टीवी9 पे डंके की चोट पे कह रहा हूं कि उनके मंच पे जनता को बुलाने के लिए किसी प्रकार का कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं हुआ था, उनको सुनने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया था। उनको सुनने के दौरान
कोई मंच से आफरा तफरी नहीं बची थी। जनता, दर्शक एक दूसरे पर बंबू लेके वार करने वाली स्थिति में नहीं थी। ये नेता है और नेता को सुनने के लिए जनता ध्यान से सुनती है। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जो दो जोड़ी है, तो दो जोड़ी किसकी होती है ये सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। इनका एक तरफ प्रचार होता है और प्रचार जो हेलीकॉप्टर उड़ता है, समाजवादी पार्टी के गुंडे कांग्रेस के गुंडों पर टूट पड़ते हैं और कांग्रेस के गुंडे समाजवादी पार्टी के गुंडों पर टूट पड़ते हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमको बहुत बड़ा जनाधार मिल रहा है। मैं मानता हूं इतना बड़ा जनाधार मिल रहा है कि जनता आपको गाड़ी से उतरने तक नहीं दे रही है। आपकी ही पत्नी डिंपल यादव जी माइक से बार बार गुहार कर रही है कि आप लोग बदतमीजी न करिए, नहीं तो अखिलेश भैया से मैं कहूंगी। क्या हुआ? जनता नहीं मानती है। जो उदंड लड़के हैं समाजवादी पार्टी के, जो गुंडे हैं, नहीं मानते हैं। किसी के पक्ष जो इंडिया अलायंस है, चाहे वो नीतीश जी से शुरुआत हुआ था और आज जाके टिक गया अरविंद केजरीवाल पे, क्योंकि नीतीश जी ने अगुवाई किया पटना में चाय समोसा के साथ, और जो चुनाव के पहले अंतिम रैली हुई थी वो अरविंद केजरीवाल को जेल से छुड़ाने के लिए हुई थी। जनता जानती है कि इतनी भ्रष्ट पार्टियां मिलके अगर एक साथ नहीं आ पाती हैं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आ पाता है, तो ये वही है जैसे सीता का एक स्वयंवर हुआ था कि पहले सीता को जीतेंगे, फिर आपस में कटेंगे, मरेंगे, और जो बचेगा वो शादी करेगा। तो जनता जानती है कि ठीक है राघवेंद्र, ठीक है। नावेद, एक और भी महत्वपूर्ण विषय है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में कल चुनाव है उस क्षेत्र में बाहुबलियों का आतंक रहा है, प्रभाव रहा है। पूर्वांचल के लिए कहावत थी कि भाई बाकी जगह खेत में ज्वार बाजरा गेहूं धान बोया जाता है, क्या पूर्वांचल में खेत में बारूद बोया जाता है, जिसमें बम निकले, तमंचा निकले, बंदूक निकले, लांचर निकले। मुख्तार और अतीक दोनों की अनुपस्थिति हो गई इस पूरे परिक्षेत्र में, मुख्तार विशेष रूप से। इस मसले, इसका असर इस चुनाव में कितना देख रहे हैं आप, इधर और उधर दोनों तरफ से? मुझे बताइए क्या कहता है आपका मन, क्योंकि अब जो पूर्वांचल में बाहुबली हैं भी, उन्होंने भी अपने घर से अपनी बाहुबली वाली नेम प्लेट हटा के बक्से में रख दी और चुपचाप ठंडे में पड़े हैं लाइट बंद करके। वो भी समझ रहे कि अब बाहर निकले तो बवाल हो जाएगा। बोल चुप पड़े रहो, 2 रोटी खाओ, बोलो नहीं। अब वैसा कोई नहीं मिल रहा कि जिसके पीछे चेले चल रहे हो झोले में बम लेके और सटासट फेंक रहे हो, ऐसे नहीं। ये चुनाव में इस पे देख रहा हूं, ये बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव की। नावेशी को हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है ना, जैसे कि अभी हमारे द्विवेदी भाई ने कहा, कुछ चीजें जोड़ियों में होती हैं, कुछ सिंगल होती है, कुछ दर्जन में होती हैं, तो कुछ चीजें पैकेज में होती हैं। इस चुनाव में मुद्दे पैकेज में हैं। जैसे विपक्षियों के पास में क्या है, संविधान, आरक्षण, निजीकरण, सामाजिक न्याय, नौकरियां, ये पैकेज है जो एक किसी जात विशेष को प्रभावित करता है। इसी तरह उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, उसका एक पैकेज है। योगी आदित्यनाथ की बाबा का बुलडोजर, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, माफियाओं का सफाया, ये एक बड़ा पैकेज, एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने वाला है। और इसका जन्म पूर्वांचल से होता है, जो पूरे यूपी में फैलता है, और भारत के कई राज्यों में वो योगी की उपलब्धियां जाती हैं, और हर के जबान पे कई लोगों के आ जाता है कि भाई क्यों हमें उपयोगी है भारतीय जनता पार्टी, हमारी सुरक्षा करती है, हमें गुंडों से बचाती है। व्यापारी कहते हैं हमारा व्यापार जो है वो उजड़ जाता है गुंडागर्दी से और बदमाशी से। तो ये एक पैकेज ऐसा है जिसमें महिला सुरक्षा भी है, इसमें सुरक्षा भी है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, और इसमें बुलडोजर भी है। और ये बुलडोजर शुरू कहां से हुआ था? यहीं से शुरू हुआ था, पूरब की धरती, जहां माफियाओं का पूरा जंगल हुआ करता था। और योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि कि माफियाओं का सफाया हुआ, गुंडे बदमाश बिलों में चले गए, और ये बात कहने की हो गई कि कम से कम अब संगठित अपराध कम हो गया। ये सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन इसका सिलसिला अगर आप थोड़ा इतिहास में जाइए तो पहला बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने शुरू किया था, जिनका नाम था कल्याण सिंह, और वो एक शुक्ला जी हुआ करते थे, वो भी पूरब से थे। तो बुलडोजर शुक्ला जी के चल के मुख्तार तक आया है, और दोनों मुख्यमंत्रियों को ये क्रेडिट जाता है, एक वर्तमान और एक स्वर्गीय। और इन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी
कि जिस तरीके से उस जमाने में भी शुक्ला जी का जो आतंक था और एक बाहुबली वहां के नेता हुआ करते थे, खैर वो तो हाशिए पे चले गए थे, लेकिन ये उपलब्धि बड़ी है भाजपा की और अतीत से वर्तमान तक इसका फायदा जरूर होगा, ना सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि उत्तर प्रदेश में इसका फायदा हुआ था पिछले चुनाव में भी और अब ज्यादा होगा क्योंकि अब सफाया और भी बढ़ गया लोकसभा चुनाव तक। अशोक यादव जी, मुख्तार की कमी खल रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैंने यह प्रश्न क्यों किया। अफजाल तो बहुत पहले विधायक हो गए थे, तब से लेके आज तक किसी चुनाव में इस परिवार को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा, और महिलाएं तो कतई कभी निकली ही नहीं ड्योढ़ी से बाहर, फाटक से। ये पहला चुनाव है, चूंकि मुख्तार नहीं है, क्या महिलाएं जा रही हैं गली गली घर घर अंसारी परिवार की। ये अंतर तो दिख गया गाजीपुर में। आपको कमी खल रही है क्योंकि तब तो मुख्तार का टेलीफोन ही बहुत होता था, पूरा गांव मैनेज, मुख्तार का टेलीफोन पहुंच गया सब राइट टाइम, तो आपको भी लोड कम होता था। आपको लग रहा है आप ज्यादा मेहनत है पूर्वांचल में। अमिताभ जी, मुख्तार अंसारी एक जनप्रतिनिधि भी थे और उस क्षेत्र के सम्मानित नेता भी थे। इसी की वजह से उस क्षेत्र के गाजीपुर के लाखों करोड़ों लोगों ने उनको एक बार नहीं बार बार सदन में भेजने का काम किया। एक पक्ष उनका जो है वो अलग बात है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि वो वहां की जनता के दिलो दिमाग पर राज करते थे और प्यार मोहब्बत से राज करते थे। कोई बंदूक से डरा के मास में वोट नहीं ले सकता अमिताभ जी, आप लोग गलत परसेप्शन क्रिएट करते हैं। दूसरी बात, तो आपने जो कहा खल रही है मुख्तार की चुनाव में, जी सुन लीजिए सर जी, आपने एक बात कही, बड़ा अच्छा लगा मुझे, थाईलैंड मसाज कराने नहीं जाते हैं और क्या क्या। अरे थाईलैंड की सुविधा तो यही भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, वो भी इसी तरह संत का जोला पहन के ध्यान करते थे और थाईलैंड की सेवा अपने स्कूल के छात्राओं से ले लिया उन्होंने। तो थाईलैंड जाना कोई मैटर नहीं करता, मैटर यह है कि आप ध्यान लगा करके चोला पहन के थाईलैंड का सेवा यहीं आप ले रहे हो, मैटर एक करता है। दूसरी बात, आपने कई डांस की बात की, लौंडा डांस और क्या क्या। अरे वो धोबी डांस होता है, कठघोड़वा डांस होता है, ये सब डांस की एक विधा होती है अमिताभ। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्था में बैठे प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति किया और आप लोग उनको डिफेंस कर रहे हैं। अशोक भाई ना एक बार रुकना होगा। लौंडा डांस बोलते तो मुझे भी खराब लगता, मुजरा तो अच्छा शब्द है, मुजरा में क्या समस्या भाई? सबको गलत बोलना है, गलत सबको गलत ही कर सकते हैं, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं, हम कर रहे हैं जस्टिफाई। अगर आपको लौंडा डांस और मुजरा में से चुनना हो तो मुजरा चुना जाना चाहिए माइक पर, लौंडा डांस नहीं ठीक है। अगर मुझे चुनना हो कि लौंडा डांस बोलूं कि मुजरा बोलूं तो मैं मुजरा बोलूंगा, और जो मुजरा बोलेगा उसके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। लौंडा डांस ज्यादा गंदा है। अगर आप मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को लौंडा डांस और मुजरा में अगर रखना चाहते हैं तो आपकी बात है, ये आपकी। ठीक, अशोक जी छोटा सा एक सप्लीमेंट, एक मिनट रुको भाई, एक सप्लीमेंट है, उसका जवाब देना चाहे दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। मुख्तार की कमी खल रही है, जिनको आप बता रहे करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते थे, आपको कमी खल रही है, हाँ या ना? बस बताइए, फिर मैं प्रशांत पटेल के पास आया। देखिए अमिताभ जी, ये सवाल तो आपको आंखें नम है, मोदी जी से पूछना चाहिए। आंखें नम है, दिल भारी है। मैं बता रहा हूँ सर, ये सवाल आपको माननीय मोदी जी से पूछना चाहिए कि क्या उनको अजीत पवार की वजह से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बता दें। अजीत पवार की जो 70,000 के आरोपी जिसको मोदी गारंटी दे रहे थे जेल में डालने की, उसके आने से उनको ठीक, रुक जाइए। अजीत पवार और शरद पवार, इनको आप मुख्तार और अतीक से मिलाओगे? गजब कर रहे हो महाराज, इतनी भी गर्मी नहीं अभी तो। आप जहां बैठोगे बात तो ऐसी होगी, कैसी बात कर रहे हो? अजीत पवार, सुप्रिया सुले, शरद पवार, इनसे आप अतीक और मुख्तार को मिला दोगे, जिनको आप करोड़ों दिलों का राजा बता रहे हो। उनकी फोटो देखी थी ना, ऐसे जिप्सी पे बैठे, एक हाथ मूंछ पे और एलएमजी हाथ में, और पीछे 10-12 उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही बांधे, देखी थी ना अशोक जी? वो ऑडियो सुना है ना? चुटिया काटलीन हो गया जय श्री राम।
ये करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लोग थे ना। जब कृष्णानंद राय मारे गए तो मुख्तार ने नहीं कहा कि चुटिया काट लीन, हो गया जय श्री राम। ये लोग राजनेता होंगे? काल का चक्र घूमता जरूर है, काल का चक्र घूमता जरूर है मित्र। और हम तो आप पर हैरान है, आप कह रहे हो कि वो करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लोग थे। तब तो आपकी आंख नम होगी, दिल भर रहा होगा बार बार, और आपको लग रहा होगा कि हाय बिना मुख्तार चुनाव लड़े तो लड़े कैसे। जो बात नावेद कह रहे थे ठीक बात है। इस बात का मैसेज पूरे देश में है, केवल पूर्वांचल गाजीपुर नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में है। योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वहां सबसे ज्यादा इको जब वो ऐसी कोई बात बोलते हैं उसी पे आता है। वो तेलंगाना जाए, पंजाब जाए, आंध्रा जाए, तमिलनाडु जाए, बंगाल जाए, सब जगह इसका मतलब जनता इस बात को इंडोर्स करती। खैर प्रशांत पटेल जी, अशोक यादव जी कह रहे हैं कि भाई मुख्तार अंसारी को मीडिया ने बना दिया माफिया, वरना वो करोड़ों दिलों पर राज करने वाले साधु प्रवृत्ति के राजनेता थे। बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करती है जी। मुख्यमंत्री से तो अफजल अंसारी को समाजवादी पार्टी में साथ शामिल कराया तो शिवपाल जी ने कराने की बात हुई थी तो अखिलेश जी नाराज हो गए थे, बाहर कर दिया था। आज कैसी चीजें, मतलब उस समय अपराधी थे अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, आज अफजल अंसारी उनका परिवार जो मुख्तार अंसारी का परिवार अपराधी नहीं है। तो कॉन्ट्रडिक्शन इनकी बातों में स्वयं है और ये लोग इसी तरीके से उनको करोड़ों दिलों का राजा बता रहे हैं। भाई एक विधानसभा में जीतते थे, विधानसभा में कोई जीत गया तो करोड़ों दिलों का राजा थोड़ा हो गया। आप खाली उनको नाम दिखा करके खाली एक मुसलमानों की भावनाओं का दोहन करते हैं। जब आपको टिकट देना होगा मुरादाबाद में तो एसटी हसन को आपने टिकट काट दिया, मेरठ में टिकट देना था किसी मुसलमान को तो वहां पे आपने टिकट काट दिया। यहाँ इसी तरह आप आजम खां को बताते थे रामपुर में आजम खां के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, लेकिन जब आपको वोट बैंक जिसका लेना होगा, जब 80 में खाली टिकट देने को 6 टिकट आपने दिए, लेकिन उनको करोड़ों दिलों का राजा बता दिया। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने लगातार आता रहता है। और मुख्तार के बारे में देखिए, वो जीवित नहीं है तो उसके बारे में हम क्या कहना, जो उसके कर्मों की सजा थी भगवान ऊपर वाले ने दे दिए, कानून ने दे दिए, उसके बारे में हम नहीं कहेंगे। लेकिन आज कम से कम उसके मरने के बाद ही फतिया पढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। आप स्वीकार तो करिए भाई अपराधी था, उसे कोर्ट ने सजा दी, आपने कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी ने लगातार मिलकर के बचाया। पंजाब में उसको 1.5 साल तक रखा है फर्जी मामला बना करके। आप तो कम से कम स्वीकार कर लिए कि हाँ अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आप लोग उसको स्वीकार करिए। लेकिन इन्हीं हरकतों की वजह से जनता लगातार इनको रसातल में पहुंचाती चली जा रही है। हाँ भाई, एक बार समाजवादी पार्टी ने, ये प्रवक्ताओं को याद रखना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने इस बात का क्रेडिट नावेद जी को भी याद होगा, लंबे समय तक लिया कि अखिलेश जी का मतलब गुंडा बदमाश की नो एंट्री। क्या बोले? क्यों बोले? डीपी यादव को भगा दिया और मुख्तार के परिवार को भगा दिया, कहना गुंडा बदमाश नहीं। क्या? और अतीक मंच पर चढ़ा था नमस्ते का हाथ मिलाने तो हाथ झटक दिया उसका। ये 3 उदाहरण बताते थे समाजवादी पार्टी के नौजवान कि देखिए अखिलेश जी ने नई सपा बनाई है। आवाज समाजवादी पार्टी करी कि मुख्तार भाई तो करोड़ों दिलों के पर राज करते थे, अरबों दिलों की आवाज थे। बताइए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो, जिले इलाही बना देंगे तब। खैर राघवेंद्र जी, मैं कहीं सुन रहा था कि मुख्तार का लड़का जो टेक्निकली आपकी पार्टी से विधायक है, उसने अभी ओम प्रकाश जी की बड़ी तारीफें कर दी। तो इसमें नया क्या है? जिसका तारीफ होना चाहिए तारीफ होना चाहिए। ओम प्रकाश जी अगर तारीफ के लायक है तो तारीफ ही तो होगा। अभी बीजेपी प्रवक्ता बड़े भाई बता रहे थे प्रशांत जी कि अखिलेश जी जब कमान संभाले समाजवादी पार्टी की तो नई सपा है, नई हवा है, ये करके नारा आया था। और शिवपाल जी कहते हैं गुंडों की पार्टी है, गुंडागिर्दी बढ़ गई है। और इनको देखिए जनता एक सिरे से नकारती है। आज के दौर का नेता कौन है? विश्व स्तर का कोई नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी अगर धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तब भी इनको चोट पहुंचता है। ये राम मंदिर नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय, चुनाव समाप्त होने के बाद अगर उनके मन में जो बात है वो करने जाएंगे तो इनको दिक्कत है।
इनका एक शिलापट पूजन हुआ था, जब पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी के अशोक जी से, वो मंदिर कहां तक पहुंचा जिसका अखिलेश यादव और राम गोपाल जी कार्यालय में पूजन कराए थे। हिंदुओं से इतनी दिक्कत है, यादवों से इतनी दिक्कत है, मुस्लिमों से इतनी दिक्कत है, लेकिन यादव केवल नारा बुलवाएंगे। अशोक यादव जी केवल बैठ के टीवी 9 पे अच्छा पार्टी का प्रवचन कर सकते हैं, इनको सभासदी तक का टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से नहीं है, अखिलेश यादव जी के परिवार से नहीं है। अखिलेश यादव जी, अब आपकी जो वो हवा थी, हवा निकल गई, क्योंकि जो साइकिल की छुच्छी है ना, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके चले आए, और पेंचर साइकिल पर अगर राहुल गांधी जी बैठे रहेंगे तो कितना चल पाएंगे ये सब जानते हैं। यूपी के 2 लड़के 2017 में भी नहीं चल पाए। ठीक है, पंचर साइकिल पे ज्यादा वजन होगा तो टायर भी खत्म हो जाएगा। खैर नावेद भाई, मुख्तार का लड़का ओम प्रकाश राजभर की वोटिंग से 2 दिन पहले तारीफ क्यों कर रहा माइक पर? नहीं, कुछ तो लोचा है। हालांकि राजभर समझदार है, उन्होंने शुरुआती दौर में झटक दिया था, कहा था आइए हमें तो अखिलेश यादव ने जबरन टिकट दिलवा दी, हमसे हमारा क्या लेने देना इससे। वो समझ गए थे कि उधर ज्यादा लगेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या आपकी समझ क्या कहती है, क्या माजरा हो सकता है? देखिए, कुछ चीजें टेक्निकली होती हैं लेकिन कनेक्ट होती हैं, भले ही वो मन से ना हो, लेकिन आज की तारीख में मुख्तार का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए कुनबा है, और कुनबे में राजभर जी की पार्टी है, और राजभर जी की पार्टी से चुना हुआ जो व्यक्ति विधायक है, उसके पिताश्री हैं मुख्तार अंसारी। अब मुख्तार अंसारी के बारे में सब जानते हैं। मुख्तार अंसारी गुंडा या माफिया था, ये राजेंद्र जी नहीं कहेंगे इस वक्त, मैं चैलेंज करता हूं। उसकी वजह है, देखिए सियासत में चश्मे के लेंस बदलते रहते हैं, और हर सुविधाओं के हिसाब से हम चश्मा बदलते रहते हैं। वोकल भी उसी तरह से होते हैं कि गुंडे को कभी हम फरिश्ता कह सकते हैं और कभी फरिश्ते को हम गुंडा भी कह सकते हैं, ये सियासत का तकाजा है। मऊ में इनका चुनाव जो होने वाला है, जहां पर इनकी प्रतिष्ठा है, वहां पर भी थोड़ा बहुत मुख्तार का असर है। मुख्तार न सिर्फ मुस्लिम समाज में बल्कि पिछड़ों में और दलितों में भी थोड़ा बहुत वर्चस्व रखता रहा। इसकी वजह यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने भी मुख्तार की डेथ के बाद में कहा कि मुख्तार जी तो बहुत बड़े समाज सेवी थे, समाज के लिए काम करते थे, वो माफिया नहीं थे। ये सियासत का तकाजा है, ये वोट बैंक की दुनिया है, कहां नैतिकता कहां संवाद, सब कुछ बदलता रहता है। और आज की तारीख में जब ओम प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तब भी मजबूरी कुछ ऐसी है कि वो मुख्तार को बुरा नहीं कह सकते। अगर यकीन ना हो तो द्विवेदी जी से कहलवा लीजिए इस वक्त कि मुख्तार गुंडा था। 1 तारीख को शाम को 7 बजे कह देंगे, 1 तारीख को शाम को 7 बजे बोल देंगे मुख्तार अपराधी था, गुंडा था। ये ना बोले तो राजभर जी बोल देंगे, और ज्यादा बोल देंगे, जो ऐसा ललकार देंगे माइक पर कि हाहाकार हो जाए। क्या ये दुनिया है भैया, इतने। एक मैंने वो देखा, कांग्रेस, अशोक जी, कांग्रेस ने एक वो जारी किया, आज मैं समझ नहीं पा रहा कि किस मनोदशा में है पार्टी। कांग्रेस ने आज एक आंकड़ा जारी किया कि इंस्टा पर हमारे कितने लोग और भाजपा के कितने, फेसबुक पे हमारे कितने, भाजपा कितने, यूट्यूब पर कितने, फलाने पर कितने, जो भी इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है क्या। और उसमें फिर उन्होंने लिख दिया इतिसिद्धम हम भाजपा से आगे निकल गए, इसका मतलब देश हमारे साथ है। ये तो मेरे ख्याल से 6-7 के बच्चे करें तो बात समझ में आता है, उससे ऊपर का बच्चा भी नहीं करता। बड़े बड़े तुर्रम खां इस फील्ड के, जिनके एक फोटो पर 10-10 लाख 20-20 लाख क्या व्यूज बोलते हैं, लाइक बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, वो आते थे। वो चुनाव लड़ने गए तो 12,000 वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। कैसी बातें कर रहे हो महाराज, एटा इटावा फर्रुखाबाद की समझ ही नहीं है। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, चुनाव में हर सेगमेंट का अपना अलग महत्व होता है। आप किसी सेगमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये सेगमेंट बेकार है, इससे हमें वोट्स का कोई फायदा नहीं होता। तो अगर सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी है कांग्रेस के नेताओं की, तो इसको कहने में कोई बुराई नहीं है।
दूसरी बात, अभी हमारे नावेद भाई ने मेरे मुंह की बात छीन ली। वही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि जब इनके ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि भाजपा के साथ सरकार में है, पंचायती राज मंत्री, उन्होंने अपने मुंह से कहा और उन्होंने वापस भी नहीं लिया। उन्होंने कहा था ना, ये बहुत बड़े समाज सेवी थे, बहुत महान व्यक्ति थे, तो ये बात तो उन्होंने भी कहा था, मतलब सरकार ने बात स्वीकार किया। योगी सरकार का अगर कैबिनेट मंत्री कर रहा है, मतलब सरकार कर रही है इस बात को, तो तस्दीक वही लोग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारे छड़ी वाले साथी जो है, इतना बड़ा सहयोग मिलने के बाद भाजपा की छड़ी इनको संभाल नहीं पा रही, लड़खड़ा रहे हैं घोसी में। और देखिए, अभी ये कहें कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, भैया द्विवेदी जी साल भर में हुए हैं क्या मोदी जी विश्व के सबसे बड़ा नेता? साल भर पहले तो आप कहते थे मोदी जी कि छठी का दूध याद दिला देंगे और न जाने क्या क्या बात कहते थे, और साल भर के अंदर मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता बन गए। देखिए, ये सब चीजें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन घोसी एक ऐसा चुनाव है अमिताभ जी, जो मैं बता रहा हूं कि इनकी छड़ी होने के बाद भी इनके दोनों हाथ पर सब लड़खड़ा रहे हैं। अब बेचारे लड़खड़ाते बाबा जी के कदमों में पटक गए अपना सर, दोनों बाप बेटे। कहते थे कि जो भाजपा में है वो लीडर नहीं लोडर है, और आज दोनों तीनों बाप बेटे सब लोग वहां लोडरई कर रहे हैं। जाके उनके पैरों में, कोई ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ जाके पैरों में गिर रहा है और कोई बाबा जी के पैरों में जाके गिर रहा है। देखिए, मान सम्मान स्वाभिमान, एक मिनट अशोक यादव, एक मिनट, ठीक, आगे बात। मैं उत्तर लूंगा राघवेंद्र आपसे। हर राजनीतिक दल में पांव छूने की परंपरा है। अशोक यादव, अरे अखिलेश जी के भी पांव बड़े बूढ़े नेता तक छूते हैं सब। एक और योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में तो दूसरी मर्यादा है भाई। वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हजारों लोग उनके पांव छूते थे। इसमें कौन सी नई बात है भाई? कोई गलत बात है क्या? गोरखपीठ में जो दर्शन करने जाता था वो पांव छूता था। संघ प्रमुख भी गए थे। अशोक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संघ प्रमुख गए थे अवैधनाथ जी के ब्रह्मलीन होने के बाद, जब योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर बन गए उसके बाद, तो पीठाधीश्वर बड़े आसन पर था, नीचे सरसंघ चालक थे और माथा रख के पांव छुआ। ये परंपरा है भाई, इसमें कौन सी हैरानी की बात है? इस चक्कर में अच्छा, अखिलेश यादव तो संत नहीं है, फिर भी उनके सब छूते हैं पाए कि नहीं? बताओ। मायावती जी तो संत नहीं, उनके सब छूते कि नहीं? और सुन लो, मायावती जी के समय में तो एक और जादू था। अब वो उनको अल्लाह जन्नत बख्शे, शफीकुर रहमान बर्क एक आपकी पार्टी के बड़े नेता हुए। उनने एक बार कहा कि मैं वंदे मातरम के समय नहीं खड़ा होऊंगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। भाग गए। शाम को हमने शो किया, हमने उनको जोड़ा, हमने कहा चाचा आप क्यों भाग गए, क्यों नहीं खड़े होंगे? बोले इस्लाम इजाजत नहीं देता कि मैं किसी के सामने सजदा करूं। मैंने कहा मायावती के यहां जब गए थे टिकट लेने तो हलवाई किया था मायावती से। मैंने गजब करते हो यार, जितना आप नहीं जानते उससे ज्यादा तो हम जानते मायावती जी को। मैंने बस इतना ही रुके हो गए झुकने में कि गिर ना पड़ो, मुंह ना फूट जाए, अन्यथा पूरा बेंड हो गए और ऐसे करते घुसे, खुशामदीद क्या? तब मायावती जी के सामने झुक सकते हो, वंदे मातरम में नहीं खड़े हो सकते हो। ये मसला है महाराज। ये बर्क टाइप लोगों ने बड़ा लोचा क्रिएट किया। खैर, प्रशांत पटेल जी, अंतिम कल तो जनता अपना फैसला दर्ज करा ही देगी, बाकी 6 चरणों का हो गया। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 80 में से कितनी सीट जीतने जा रहे हैं? तो यही उत्तर मैं अशोक यादव जी से भी लूंगा बाद में। ये बता जी, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे और देश में एनडीए हमारा गठबंधन 400 सीटें जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 प्लस सीटें जीतेगी। इसमें कोई डाउट नहीं। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, हम लोग इसलिए करेंगे बाकी लोग अपनी कमर की पेटी बांध करके रखें कि जिस दिन ईवीएम का बक्सा खुले फिर ना कहें कि क्या हो गया। वो अभी 79 पे कह रहे थे, एक दिन मैंने बताया कि भाई वो तो 80 पे लड़ी नहीं रही है इंडिया अलायंस। एक तो टीएमसी लड़ रही है, टीएमसी इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है, इनकी गणित में भी गड़बड़ी है। और दूसरी बात, पैर छूने की बात हुई तो अमिताभ जी देखिए, हमारे समाज में भारतीय समाज में संस्कार होते हैं, अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, उसको कोई जाति धर्म सब चीजें नहीं देखते हैं। अब किसी के संस्कार है कि अपने से बड़ों के पैर छू रहा है और किसी के ऐसे संस्कार है कि अपने पिता को मंच पे धकिया दे रहा है। ये अपने अपने संस्कार हैं, जो उनके संस्कार परिवार में उस पार्टी में संस्कार आए वही उनके कार्यकर्ताओं प्रवक्ताओं में आएंगे। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे और हम लोग तो अपने संस्कारों का हम पालन करें, हमें कोई इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं दिखती है। अशोक यादव जी,
इंडिया अलायंस कितनी सीट जीत रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी विशेष रूप से समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीत रही है? एक नंबर दे के जाइए ताकि 4 तारीख को हम उसका स्मरण करें। देखिए अमिताभ जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आंकड़ा दिया है उस आंकड़े के साथ हम लोग खड़े हैं। वो आंकड़ा जो उन्होंने दिया है वो आंकड़ा एक साइंटिफिक आंकड़ा उन्होंने दिया है, और जो इस देश के पेपर लीक, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रही जनता के अपने मनोदशा को देखते हुए उन्होंने अपना आंकड़ा दिया है। तो उस आंकड़े के साथ हम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा यहाँ से साफ होने जा रहा है। दूसरी बात, अभी हमारे पटेल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, अरे मोदी जी को बचाने वाला अपने मुंह से बोलो भैया, 1 मिनट, यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं, 1 मिनट, ये अपने मुंह से बोलिए, आपको कितनी सीट मिलेंगी? देखा तक नहीं, ये संस्कार आपने दिए हैं देश के प्रधानमंत्री को, अब क्या बात बताया जाए? जी अमिताभ जी, मैंने कहा आप अपने मुंह से बताओ कितनी सीट जीतेगी इंडिया अलायंस, और सपा उसमें कितनी सीट जीतेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष का छोड़ो। देखिए अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, पूरी पार्टी उनके साथ है। एज ए प्रवक्ता मैं भी उनके साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, और उन्होंने जो कहा वो आंकड़े के साथ मैं खड़ा हुआ। जो उन्होंने कहा वही बता दो, क्या कहा वही बता दो, क्या कहा है? अरे उन्होंने क्या, आप तो अभी उस दिन डिबेट रखे थे इसी के ऊपर, तो अब भूल भी यार, कितना विषय याद रखे, भूल गए आप बता दो, हम भूल गए आप बता दो। उन्होंने कहा था कि काशी क्योटो वाली सीट छोड़ के हम बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, यही ने कहा था। नहीं, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड, धीरे धीरे। अशोक जी, आप हमारे मित्र, इसलिए बता दूं, ये पुराना वक्तव्य है, उसके बाद उससे नया आ चुका है उनका, कि अब हमें पता लगा क्योटो भी, क्या क्योटो बोलते, क्या बोलते, बोले वो भी हम जीत रहे हैं, बस अब एक भी सीट भाजपा नहीं जीत रही। ये रिवाइज्ड वर्जन है, ये भी ध्यान रखो। कैसे प्रवक्ता रहोगे बताओ? अब वो सुन लेंगे तो बता देंगे जाके कि इन्होंने 79 बोली, आपने 80 बोली थी, तब रिवाइज और लेटेस्ट और सारे वर्जन के साथ मैं बता रहा हूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आकलन है, उस आकलन के साथ हम लोग हैं। ठीक, राघवेंद्र द्विवेदी, एक नंबर आपसे भी बताइए। देखिए, हमको थोड़ा सिर्फ नंबर, बाकी चीजें तो आई गई। नंबर 80 नंबर, 80 में 80 सीटें जीत रहे हैं। ठीक, नावेद शिकोह जी, एक नंबर आप भी दे दो, कौन पुलिस पकड़ रही है? देखिए, प्रशांत जी और अशोक जी के गमछे में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन नंबर्स में फर्क होगा। मुझे लगता है कि 60 और 20 मान के चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन 20 सीटें निकाल सकता है, और लगभग 60 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है। देखिए, भारत जैसे देश में अगर कोई ये दावा करता है कि मैं सीटों का गणित समझता हूं, तो वो असत्य भाषण है। कभी तुक्का लग जाए अलग बात है, न नेता समझ सकता है, न पत्रकार, न विश्लेषक, न कथाकार, न चित्रकार। इतना बड़ा देश, हजारों किस्म के अंतर विरोध, कहां से आप समझ लेंगे भाई? ये अमेरिका है, इटली है, इंग्लैंड है, जहां समाज 2 टुकड़ों में है, 2 हिस्सों में, बात खत्म हो गई। यहां तो अंतरजाल है, अंतरजाल समाज का। आप बहुत अनुभवी हैं, नेता हैं या पत्रकार हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों का एक बहुमत का, बहुसंख्यक मतदाताओं का मन क्या है उसकी थाह ले सकते हैं, लेकिन सीटों का अनुमान नहीं हो सकता। नहीं। कई बार होता तुक्का लग जाता है, आपके ग्रह अच्छे हैं, भाग्येश की दशा चल रही है, आपने बोला 78 तो 78 आ गई, और ग्रह खराब थे, आपने बोला 78 आई 18, लोगों ने आपको सम्मानित कर दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि सेंस क्या है, सेंस क्या प्रवेल कर रहा है देश में। इंडिया गठबंधन और भाजपा दोनों को उस सेंस को देखना चाहिए। चुनाव हो गया, समझ लीजिए 57 सीटों पर कल वोट पड़ गया, लेकिन मानकर चलिए सरकार जिसकी बननी थी बन गई। अशोक बाबू, अब तो शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई, अब तो मेहमानों की सूची पर काम हो रहा है, और चिंतन यह है कि इस बार शपथ ग्रहण कुछ अलग ढंग से हो, अलग हटके हो। नावेद बाबू, ट्रेडिशनल शपथ ग्रहण नहीं जैसा होता है, कुछ अलग हो, कुछ वैसा हो जैसा एक बार 77 में हुआ था शपथ ग्रहण।
जब इंदिरा गांधी को हरा के जनता पार्टी आई थी। अब तो उनकी लिस्ट बन रही है और स्वाभाविक भी है। चुनाव तो खत्म हो गया भाई, 57 सीटें से कोई सरकार परिवर्तन अब नहीं हो रहा, सरकार तो बन गई। ये बात ठीक कह रहे हैं राजनेता के, कोई कह रहा 5वें चरण में, कोई कह रहा 6ठे चरण में, लेकिन सरकार जितने पर बनती है उससे ज्यादा का मामला निपट गया। अब भाई 57 बिल्कुल छोड़ भी दो तो भी क्या 490 में सरकार नहीं बनती? नावेशी को बनती है ना आराम से भाई। 490 के करीब तो चुनाव हो ही चुका। अब आगे की बात है। मैं आज जिस पड़ाव पर खड़ा हूं, मैं एक बात जरूर कहूंगा सभी दलों से कि जनादेश, देखिए जो आना है वो तय हो गया मित्र। क्या? जैसे हमने एमआरआई कराया, रिपोर्ट बन गई। क्या हमने देखी या नहीं देखी इससे क्या फर्क पड़ता, रिपोर्ट तो बन गई ना। जब देखेंगे तो या तो दुखी हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे। वैसे ही परिणाम तो हो गया तय। मेरी इच्छा यह है कि परिणाम कोई हो, अशोक भाई, जनादेश कोई आए, क्या उस पर 4 तारीख को थेथरई नहीं होनी चाहिए। गर्दन झुका के स्वीकार होना चाहिए जनादेश, बिना किसी थेथरई के कि नहीं जी उनने लाल कपड़ा क्यों पहना, उनने पीली कमीज क्यों पहनी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुजरा क्यों बोला, इन्होंने गजरा क्यों पहना, इस टाइप की बातें नहीं। और ईवीएम में वहां करंट कम था, वहां बैटरी डाउन थी, ये सब भी नहीं। क्या? और ईवीएम में जो लोग वोट गिन रहे थे उनको समोसा नहीं दिए इन्होंने, इसीलिए वोट गलत आ गया, ये सब भी नहीं। चाहे ये चाहे वो, मैं तो सब दोनों के लिए कह रहा हूं ताकि हमसे ना नाराज हो। भाजपा वाले मान लीजिए हार जाएंगे, जैसा आप कह रहे हो कि हमारी सरकार बन रही तो इनकी नहीं बनेगी, तो ये भी ऐसे स्वीकार करें। और आपको जनता सरकार में नहीं लाए तो आप भी फिर ये गुणागणित न लगाना महाराज ना, कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा ईवीएम के खिलाफ। क्या? नहीं, फिर ये थेथरई हो जाएगी। सामर्थ्यवर लड़ लिए, 76 दिन सबने अपनी अपनी ताकत झोंक ली। इस देश को 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में चुनावी युद्ध में उतार दिया। अब अगर उसके परिणाम में आपने लोचा किया तो देश को बड़ी खिन्नता होगी, गुस्सा भी आ सकता है नावेद जी, कि हमने तो 48 डिग्री 50 डिग्री में जाके वोट डाला, अब ये कह रहे ईवीएम। बोलो गुड्डू पकड़ो इनको। ये जान लीजिए, ये बसंत में चुनाव तो हुआ नहीं कि ठंडी हवा चल रही है, अपना आदमी पान खाया और वोटिंग देने करने, ऐसा तो हुआ नहीं। यहां से और पांव की उंगली तक अशोक बाबू आदमी के पसीना चू गया नहीं, तब तो वोट डाल पाया। और उसके बाद अगर 4 तारीख को आप में से किसी ने भी ऐसा नसूर छेड़ दिया, बोले नहीं ये चुनाव ठीक नहीं हुआ, क्या असली नहीं हुआ, तो कितना दुख होगा ये जान लीजिए। फिर अगले किसी चुनाव में वो लोग आपको वोट कैसे देंगे जिनके इस परिश्रम को आप ठुकरा दोगे ये कह के कि नकली चुनाव है। 60%, 65%, 70% जो भी वोट पड़ रहा है उस सब वोटर को प्रणाम करें, भाजपा भी, इंडिया गठबंधन भी। नावेद गलत कह रहा हूं? अरे भाई साहब, बाहर कपड़ा सुखाने जाने में तो प्राण निकल रहा है आदमी का, वो वोट देने जा रहा है, छोटी बात है क्या? कल पूर्वांचल में जहां चुनाव है 13 सीटों पर, वहां का टेम्परेचर देखिए मित्र, वोट देने जा रहा आदमी। हम राजनीतिक दलों को कृतज्ञ होना चाहिए, नेताओं को, उनकी पार्टियों को, भारत के जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं एक ही कैविएट लगाऊंगा, 4 तारीख को नो थेथरई एट ऑल, इसमें सारी बात आ गई, नो थेथरई एट ऑल। बिना किंतु परंतु के स्वीकार करना होगा जनादेश भारत का।
पिछले 3 चुनाव 2009, 14 और 19 इतनी गर्मी में नहीं हुए थे। 15 मई तक, 16 मई तक सब निपट गए तीनों। उस 16 मई से आगे कोई नहीं गया था। ये 1 जून तक का चुनाव है, वोट है मालिक। इसके बाद अगर ये वैसे हो जाएगा कि तपती दोपहरी में रसोई में बहू ने खाना बनाया, ले जाकर थाली सास को दी और सास ने मुंह बना दिया, बोली ये क्या बना के लाई हो क्या? तो बहू का मन करता है कि अब इनको भूखे रखो क्या? हमारे प्राण निकल गए और ये यहां एसी में बैठ के करी क्या बना के लाई। वही भाव है नेताओं के लिए जनता का। हमसे जनता के लोगों ने कहा कि भाई साहब अब की अगर 4 तारीख को ये लोग ड्रामा करें तो आप टाइट कर देना क्या? बोले हमारा तो प्राण निकल गया, चाचा को लू लग गई, दादा को लूज मोशन हो गए, तबीयत खराब हो गई, इलाज हो रहा वोट डालने के चक्कर में। इसलिए मैं कहूंगा 4 तारीख को संयमित रखिएगा, ठंडा पानी का सेवन करते रहिएगा, दही छाछ जूस लेते रहिएगा, औषधि भी ले सकते हैं ताकि परिणाम आए तो बहुत उत्तेजना एकदम नहीं हो और ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। मौसम ऐसे रहेगा, नौतपा खत्म हो जाएगा हालांकि 2 तारीख या 3 तारीख में, लेकिन फिर भी मौसम तो तप ही रहा है। मैं सबसे कह रहा हूं, अशोक जी आप अपने ऊपर मत लेना, मैं ये बात प्रशांत पटेल की पार्टी से भी कह रहा हूं। जो टीवी पे जाए गोली खा के आए पुदीन हरा की और अपना लिक्विड लेता रहे, परिणाम तो जो आना है वही आएगा मित्र। हमारे आपके कहने से क्या होगा, हुई सोई जो राम रचि राखा। एक छोटा सा ब्रेक विज्ञापन के लिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मैं एक ही बात कहूंगा कि 4 जून को जो जनादेश आए उसको उतने ही सम्मान के साथ राजनीतिक दलों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को लेना चाहिए जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को लेते हैं। जनता ही जनार्दन है, उसका आदेश जनादेश सर्वोपरि। और जनादेश पर सवाल उठाना मतलब हो जाता है कि आप देश के 150 करोड़ लोगों के बुद्धि और विवेक पर प्रश्न उठा रहे हैं। और 100 करोड़ के करीब तो मतदाता भी है, कुछ कम है, लगभग 100 करोड़। तो 100 करोड़ का मतदाता मंडल, भारत का मतदाता वर्ग, उसके विवेक पर प्रश्न उठाना भारत का अपमान है, भारत की महान जनता का अपमान है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों से कहूंगा कि 4 तारीख को नो थित रही एट ऑल। जो भी जनादेश आए पूरी विनम्रता से, सम्मान के साथ उसको स्वीकार करिए। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda.
Admissions now open.